Hello everyone, for our watching. आप सभी का स्वागत है आप और आपके दोस्तों। आज हम फिर से नई लेक्चर जो होगा मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज हिट द बेल आइकन and if you are liking the videos, you can comment, you can share with your friends who are watching, who are preparing for JEE examination. So without waiting, without delaying, Jai Hind everyone. We are going to discuss very important lecture, metal and non-metal part. So we are going to discuss it very detailed. I am sharing you the PDF of that. Be with us for whole lecture till the end. You can catch the of let me share the PDF. Just give me a minute. We have we have something here. We have something here. Just a second. We have something here. We have something here for. So now we will describe every topic in detail. Understood? Every topic in detail. We have the chapter metal and non. The part one we are covering. We have covered the different parts, the physical properties and the chemical properties of the metals and non-metals. Metals are basically the part of D group, the transition group. हाँ, so we can say earth and transition metal. अगर हम बात की जो डी ग्रुप है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक की जो एस डी एफ, देयर आर फोर ब्लॉक्स so in the D group, all the metals are D group. We are going to discuss each and every concept very क्लियर है दोस्तों। हम इस बात को बहुत ही गहराई से याद रखते हैं। Give me a तो हाँ, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। Let me clear it. अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको चीजें समझ में आएंगी दोस्तों कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, इसमें हम बहुत प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एम्फॉर्मिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो बेसिक और एसिड दोनों से ही रिएक्ट करते हैं और दोनों के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं, पढ़ा था। वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ना, इसके आगे की चर्चा आज हम इस बारे में। गिव मी अ मिनट, कन्वर्टिंग द स्लाइड। याद रखिए दोस्तों, समझिए यहाँ कि यहाँ तक हमने क्लियर किया था, यहाँ तक हम पढ़ हाँ। Yes. What happens when metal react with water? What happens when metal react with water? ये बातें हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर कि कुछ केमिकल्स हैं, कुछ चीजें हैं जहाँ पर हमने जहाँ पे हमने बात की, ठीक है। एक और बात आप देखिए कि ये तो यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने बहुत क्लियर पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। क्लियर है दोस्त? नाउ वी आर डिस्कसिंग द एनोडाइजिंग नेचर। एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है
इस प्रोसेस थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ को किसी भी मेटल के ऊपर कवर करते हैं। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। होता क्या है, किसी भी मेटल की सरफेस को अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एक्सपोज टू एयर वहां पे हो, मान लीजिए जो जो मेटेलिक सरफेस है जिसमें जंग लगा, जिसमें कोरोजन हो रहा है, तो आप वहां पे देखिए कि बातें समझिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दिस मेटल, दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोटिंग मेक इट्स रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। याद रखिए कि यहाँ पर अगर कोरोजन होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि कोरोजन हो रहा है, तो कोरोजन को बचाने के लिए यहाँ पर हम लेयर की कोटिंग करेंगे, और ये जो लेयर होगी दोस्तों वो होगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव मेटल, या हम कहें highly reactive than the other metals which are protected in that process. So ये क्या करेगा, it will make a resistance, and this resistance makes the layer oxidize, है ना। ये जो ऑक्सीडाइजिंग जो लेयर है उसको थिक बना देगा। एंड ये क्या होगा, दोनों सुनो, यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल, मतलब कोई भी क्लीन, जो बहुत ही परफेक्टली क्लीन मेटल होगा एल्युमिनियम का, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको एज अ एनोड, मेड द एनोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला दोस्तों H2SO4 हमने बताया था आपको। ठीक है, क्लियर है दोस्त, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे बातें क्लियर हो रही कि नहीं, चीजें समझ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आइए समझते हैं कि लेट मी टेक द अनदर कलर ऑफ, तो यहाँ पर अगर आप बात करो कि ये क्या है, ये का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाएंगे। वी आर प्रोटेक्टिंग द मेटल फ्रॉम कोरोडेड। सो हियर वी आर गोइंग टू एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट अ पार्टिकल, एल्यूमिनेट अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनोडाइजिंग। क्लियर है, रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम टू मेक अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर। अच्छा, जब भी कोरोजन होगा इस केस के अंदर, जब भी तो मेटल को प्रोटेक्ट करेंगे, तो मेटेलिक जो लेयर है उसके ऊपर हमने कोटिंग कर रखा है, उसके ऊपर हमने वैसे कोटिंग कर रखा है, जैसे मान लीजिए बॉक्स है और इस पर हम एक लेयर चढ़ा देंगे एल्यूमिनियम की। मेटेलिक अंदर है बॉक्स, मेटेलिक बॉक्स अंदर है, ठीक है। बट यहाँ पर हमने सेकेंड लेयर इसकी एल्यूमिनियम की चढ़ा दी। देखो आप, ये जो मेटल है, ये तो मेटल है, ये एम से हम डिनोट कर रहे हैं, और जो जो इसका सेकंड लेयर है, देखो यहाँ पर आप सेकंड लेयर को समझेंगे तो आप जानेंगे कि जो सेकंड लेयर आपने चढ़ाया है वो एल्यूमिनियम का है। सो यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज द प्रोटेक्टिव, दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, बीइंग कोरोजन। सो वी आर गोइंग टू कोट द एनोडाइज, या फिर हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम को हम कोट कर देंगे। सो वो क्या है, वो एक एनोड की तरीके से बिहेव करेगा। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखा था कि जो जो इलेक्ट्रोड में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड एक कैथोड, सो इट विल एक्ट लाइक अ एनोड। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रही बातें, क्लियर है, समझ समझ आ रही है बातें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज हमने करी थी, चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव सैंपल ऑफ ऑल द मैटर्स टेकन, क्योंकि सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, एंड रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस वेगोरस। याद रखिए, सोडियम के जगह अगर हम किसको देखें, मैग्नीशियम को देखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, बात समझ रहे हो। बट सोडियम से, याद रखेंगे, जो मैग्नीशियम है ना वो सोडियम से कम रिएक्टिव है। सो अगर ये सोडियम जो है, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक। याद रखो कि हमने क्या कहा था, एक व्हाइट फॉस्फोरस होता है, याद रखो, व्हाइट फॉस्फोरस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
वो जल जाता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज स्टार्ट बर्निंग एट रूम टेम्परेचर, हम कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सोडियम की, तो ये भी कहीं ना कहीं सल्फर है, सोडियम है, या फॉस्फोरस है, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे स्टार्ट्स बर्निंग एट द रूम टेम्परेचर और बियॉन्ड द रूम टेम्परेचर, और उसके रेंज में ये जलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि जिंक, आयरन और जो कॉपर है या लेड है, तो वहां पर आप ये जो है ये जलते नहीं है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट समझेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर। वाटर की वजह से, वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तब क्या होगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये हमने कवर किया है पिछले वाले वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया है। मेटल को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे दोस्तों, जब मेटल जो है पानी के से क्रिया करेगा, देन इट विल फॉर्म अ मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल आल्सो फॉर्म एज अ बाई प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं? क्लियर है दोस्तों? समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब अगर हम चीजों को देखें, आप इसका पहला लेक्चर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। चीजें समझ रहे हैं? अब अगर बात करें कि मेटल जो रिएक्ट कर रहा है, मेटल रिएक्ट करेगा अगर एसिड के साथ। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, सो इट विल फॉर्म अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बातें हमने डिस्कस करी हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। क्लियर है दोस्त? यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मेटल जो है वो अगर डाइल्यूट, मेटल जो है वो अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक साल्ट बनाएगा, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कि अगर अगर हम सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट लेते हैं या दो ऐसे कंपाउंड, तो अगर उसके साथ कुछ हम रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इट कुड बी टेकन केयर वेरी प्रिसाइजली और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। इफ इफ व्हाट हैपेंस कि इवन कोल्ड वाटर, याद रखेंगे, पानी के साथ ये बहुत अत्यधिक मात्रा में इट विल स्टार्ट बर्निंग, it will start vigorously burning. Okay, तो what happens, पानी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और वहां पर अगर हम एयर के कांटेक्ट में भी किसको लाएंगे, पोटेशियम को लाएंगे या सोडियम को लाएंगे, तो वहां पर भी तो इन दैट टू केसेस वी आर गोइंग टू बर्न दैट, तो वी हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं? नाउ नाउ write equations from for reaction of magnesium, aluminum, zinc and iron with dilute hydrochloric acid। HCl के साथ, HCl के साथ आपको यहाँ पर जितने भी मेटल दिए गए हैं, इट इज अ होमवर्क फॉर यू, इट इज अ होमवर्क फॉर यू। तो मैग्नीशियम के साथ आपको रिएक्ट कराना है HCl को, और फिर बायो क्या बनेगी, एंड जिंक के साथ, आयरन के साथ अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, देन व्हाट वुड हैपन, ये आपको देखना है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्पेशल material or a substance which is used for cleaning of ornament। याद रखेंगे दोस्तों, if we are going to a goldsmith and we are asking for cleaning of our jewelry, beware of that. Please be in mind that it can be stolen. Your jewelry, gold could be stolen by by what, by goldsmith, because एक्वारेजिया में जब एक्वारेजिया है क्या, एक्वारेजिया इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर और फेक गोल्ड। So it is specially prepared with 2 or 3 substances, which is, पहला क्या है,
NH, sorry, HNO3. What is HNO3? HNO3 is concentrated hydrochloric acid plus nitric acid. Okay, तो HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है, HNO3, तो इट इज अ नाइट्रिक एसिड। एंड अगर हम उसके साथ क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, इट इज वेरी कंसंट्रेटेड, सांद्र HCl लेंगे, याद रखिए वाले, सांद्र HCl लेंगे वहां पर। तो ऐसे केसेस में अगर हम 3:1, याद रखेंगे दोस्तों, 3:1 ये रेशियो अगर ले लें, और 3 में कितना, 3 में होगा HCl का प्रोपोर्शन, और 1 में होगा कितना प्रोपोर्शन, 1 में होगा हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड। So it will form a special type of material which is called aquaresia. It is highly corrosive and burning liquid, fuming liquid. Fuming का मतलब क्या देगा, ये स्मेली होता है, and it is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. Platinum याद रखिए, बहुत ही ऐसा एक मेटल होता है, तो इट कैन dissolve. It can dissolve the platinum also. It can dissolve the gold also. So be aware of that. You have to be very, very much careful about when we are going cleaning our what gold and all jewelry. तो वहां पे अगर हम क्लीनिंग कराएंगे तो गोल्ड तो आपका जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब लेयर में हम क्लीनिंग कराएंगे तो वहां से जो लेयर का गोल्ड होगा वो कहीं ना कहीं ये मेल्ट होकर कुछ ना कुछ तो वहां पे नीचे बॉटम में बैठेगा ही। सो यू कुड बी लाइक कूलिंग। तो एक्वारिजिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों, ये बनेगा, how it is formed, we are going to discuss this now. We are going to discuss this, how we can form, how we can make aqua regia. So hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं, कोई भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं, देन हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। इट इज बिकॉज इट इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन, या हम कहें नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड दोस्तों इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहां पर जो H2 है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, और H2 जो है ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन ले लेगी। ऑक्सीडाइज होने का मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा लेगी हाइड्रोजन गैस, और क्या बना लेगी दोस्तों, ये वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगी। इट सेल्फ गेट रिड्यूस, एंड वहां पर आपको देखो N2O, NO नेट, नाइट्रस ऑक्साइड एंड HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ये तीन कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन से, N2O, NO एंड HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। क्लियर है दोस्त, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब अगर हम चार मेटल को देखें, कौन कौन से, अगर हम देखें चार मेटल के ग्रुप डाउन में जाएंगे, ठीक है, MgAl, Zn, फेरस, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं। एल्युमिनियम, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज कर जाती है, याद रखेंगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर। मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा रिएक्टिंग पावर होगा, रिएक्टिंग जो कैपेसिटी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज होगी, उसमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होगा। देन मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होगा दोस्तों, एंड देन जिंक होगा, एंड जिंक के बाद फेरस होगा, आयरन होगा। In the case of copper, there will be no bubble can be seen on the temperature also remain unchanged. क्या होगा, वहां पर कॉपर के केस में कोई भी बबल्स, जब जब कोई मेटल हाइड्रोजन वहां पे आप क्या देखो, कोई भी गैस बबल से रिएक्ट नहीं, बात समझ लो, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ दोस्तों। अगर क्लियर हो रहा है देन लाइक इट ना, इतना तो बन सकता है बेटा, लाइक करिएगा। नाउ साथियों, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटलिक सॉल्ट। How do metals react with solution of other metallic salt?
मेटल जो है वो अदर जो मेटेलिक साल्ट है उनसे रिएक्शन कैसे करता है, आइए एक एक बात को समझते हैं। रिएक्टिविटी अगर देखें मेटल के लिए, तो मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हाई रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस हो जाता है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां पे सीखा था कि अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल किसी दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है या उसके साल्ट से रिएक्ट करता है, जैसे मान लीजिए Fe2O3, या फिर हम कह लें ऑक्सीजन के कंपाउंड ना लेते हुए सल्फर के कंपाउंड लेते हैं, तो वहां आप देखोगे कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल का सल्फेट सॉल्यूशन है, तो वो हाईली जो मेटल होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम देयर सल्फेट सॉल्यूशन। और समझ रहे हो, और समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर यही तो बोल कहा गया है, द मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड लाइक सल्फेट, लाइक कार्बोनेट एंड इन देयर मेल्टन स्टेट। ठीक है, मॉल्टन स्टेट भी वो क्या करेंगे, वो डिस्प्लेस करेंगे। तो बात समझ रहे हो? अब बात आती है कि अगर कोई मेटल पानी से या एसिड से रिएक्ट करता है, तो जितने भी मेटल हैं वो कभी भी रीजेंट नहीं बनाते। क्लियर है? रीजेंट नहीं बनाते। अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान से समझो, अब यहाँ पर कुछ चीजें हमने ली हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हमने ली हैं। देखो, अगर अगर हम एक जनरल इक्वेशन ले लें, जैसे एक मेटल ए है और ये एक साल्ट है, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। अब मेटल ए क्या है, हाईली रिएक्टिव है देन दैट ऑफ मेटल बी। सो ये बी के साल्ट सॉल्यूशन से, ये दोस्तों बी के साल्ट सॉल्यूशन से मेटलिक जो ए है ये रिएक्ट कर जाएगा एंड ये अपना खुद का साल्ट बना लेगा। इट विल फॉर्म अ साल्ट ऑफ मेटलिक ए एंड metal B will be displaced. This is the displacement reaction. When one metal is displacing the other in their surface, in their salty solution, so it is a case of displacement. Clear है? अब आइए समझते हैं कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। इसके लिए एक प्रॉपरली ओरिएंटेड, प्रॉपरली अरेंज्ड एक सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है दोस्तों। वहां पे हम बात करेंगे, देखो ध्यान से, कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है कुछ मेटल्स उसके लिए अरेंज करे गए हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। और अगर हम बताएंगे तो वो मोस्टली रिएक्टिव होंगे। नीचे की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज जाएगी। ये बात आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द शो यू द रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि रिएक्टिविटी जो सीरीज है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके लिए आप बात करेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा कि जो पोटेशियम है, जो बच्चों पोटेशियम है एंड इसके अलावा सोडियम है, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम है, अगर इसको रीअरेंज किया जाए, बहुत जो में अरेंज करे हैं बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सबसे हाईली रिएक्टिव क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा पोटेशियम। पोटेशियम को, सोडियम को हम इसी वजह से पानी में रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। देन पोटेशियम का भाई होगा सोडियम, देन कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, जिंक होगा एंड आयरन होगा, लेड होगा, हाइड्रोजन होगा, फिर कॉपर होगा। इसको याद करेंगे, इसको ट्रिक है उसको याद कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा मरकरी है। मरकरी एक्चुअल केस है मेटल का, जिसमें आप देखते हो कि मरकरी जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, जस्ट सो अगर हम बात करें इसके मरकरी के बाद वाले रिएक्टिव ऑर्डर की, तो वहां पर आता है दोस्तों सिल्वर एंड लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। आपने कभी देखा है कि बहुत जल्दी जल्दी गोल्ड खराब होता है? नहीं, बहुत सालों तक गोल्ड में चमक नहीं जाती है दोस्तों। 4-5 साल में गोल्ड के जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, वहां पर वैसे ही बन
ठीक है। तो गोल्ड होता है लीस्ट रिएक्टिव, गोल्ड के अलावा सिल्वर भी लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो बहुत ही कम जंग लगती है दोस्तों इसमें। बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात किया है। होप दिस विल क्लियर, होप दिस विल हेल्पफुल। ओके, नाउ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर टॉपिक ऑफ दैट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई द सोडियम इज कैप्ड इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, बिकॉज केरोसिन ऑयल में हम इस वजह से रखते हैं, सोडियम इज वैगोरसली burning, it will start spontaneously burning, and if we are not keeping in the kerosene oil, okay, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो जलने लगेगा, बिकॉज सोडियम है, फॉस्फोरस है, ये रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेते हैं। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। अच्छा, कभी आपने ये देखा है कि आपके घर में जो बाबा है, ये लोग आते हैं, हाँ, और वो कहते हैं भैया आपका आपका भाग्य सही नहीं चल रहा है, और अपनी झोली से कुछ राख निकालते हैं। बाबा आए और उन्होंने कहा बच्चा आपका भाग्य साथ दे रहा है, आप हमारी क्रिया को करिए, आपकी जो बताई हुई बातें हैं उनको करिए। पता क्या है, वो राख में, जो झोली में राख डालते हैं, डालते हैं, और उन्होंने ऐसे किया और ऐसे फेंक, देन इट विल स्टार्ट एक्सप्लोजन, ना, वो जलने लगता है। एंड आप क्या सोचते हो, बाबा की शक्ति जला रही है, बाबा की है वो शक्ति जला रही है, बाबा में शक्ति है। बट बट व्हेन यू आर थिंकिंग लॉजिकली साइंटिफिकली व्हाट हैपेंस, यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो ऐश में दोस्तों, व्हाट दे मिक्स विद ऐश, दे मिक्स द व्हाइट फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस को मिक्स करते हैं। एंड दिस इज वाई द द एश विल स्टार्ट बर्निंग, एश विल स्टार्ट बर्निंग, और ये ऐश स्टार्ट करेगा बर्निंग। क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही बाबा ने वो राख फेंकी है, देन व्हाट हैपेंस, it will contact with the air, it will contact with the oxygen, it will start burning। सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, इसके अलावा हमारा फॉस्फोरस है, चाहे व्हाइट हो चाहे रेड फॉस्फोरस हो, it will when it will get its ignition temperature, so it's all about the scenario what happens। so ये क्वेश्चन समझ आया, it will place in the kerosene, it will start burning at the room temperature, so we have not to contact it with the oxygen or water। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है। पहला कह रहा है राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन, आयरन और स्टीम की रिएक्शन, आयरन और स्टीम की रिएक्शन को लिखिए। स्टीम इज बेसिकली द व्हाट, H2, स्टीम इज बेसिकली Fe इज आयरन, ओके, Fe प्लस H2O, ये रिएक्शन होगा और इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम को अगर हम और पानी के साथ करा दें तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थर्ड है, आइए फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? Write the chemical reactions of iron react with dilute SO4। FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो कि जब हम, लेट मी राइट हियर, जब हम दोस्तों, आई वुड चेंज माय कलर, जब हम क्या करेंगे, H2, जब हम फेरस, फेरस सल्फेट है एक तरफ, FeSO4 है, क्लियर है, यहाँ पर हमारा FeSO4 है, और क्या साथ में रिएक्ट हो रहा है दोस्तों, साथ में हमारा रिएक्ट हो रहा है, लेट मी सी इट, H2SO4 है, साथ में हमारा आयरन है, ठीक है, साथ में क्या है,
आयरन है, देखो ध्यान, री राइटिंग इट। अगर हम बात करेंगे आयरन की, फिर करेंगे और प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाँ, नहीं, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग राज कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, अगर ये बच्चों आयरन से रिएक्ट करेगा देन व्हाट हैपेंस, इट विल इट विल फॉर्म अ सल्फेट सॉल्यूशन विद आयरन। देखो FeSO4 बनाएगा और गैस आप, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हमने फेरस को डाला है तो वो आयरन सल्फेट बना लेगा और H2 गैस निकल जाएगी। दिस इज द रिएक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू टेल हियर। हाँ, आप बैलेंस कर लेंगे, नॉट अ गुड, नॉट अ वेरी बिग डील, कर लेंगे बैलेंस, वो हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट, what would you observe when the zinc is added to the solution of iron sulfate? What would you observe there? ठीक है, zinc is uh, zinc very reactive, the zinc is more reactive than, तो जिंक को अगर हम आयरन सल्फेट यानी कि Fe के साथ रिएक्ट कराएंगे देन इट विल फॉर्म ZnSO, it will form zinc sulfate solution and the ferrous would be displaced. Is a displacement reaction case. So it's, we can say this, we can see this, we can understand all the things। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं दोस्त, क्लियर हो गया नहीं, बात समझ रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने ऊपर के बेसिस में पढ़ा कि अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, और के साथ कराएंगे, तो अलग कंपाउंड माटी के साथ एक कराएंगे, ठीक है, एसिड के साथ एक कराएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड बनेंगे मेटल का ना। इसके अलावा कुछ और चीजें बनेंगी, ये सब बात पढ़ी है, ठीक है। क्लास 9 के अंदर आपने बहुत पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक, नोबल गैस, एक ऐसी गैसेज होती हैं नोबल गैस, ग्रुप 18 की गैसेज है ना, आयरीना, अरे करीना, ये सब हमने पढ़ा है। तो व्हाट वी आर सीइंग दैट कि जो जो हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, आर्गन है, ये सारी गैसें जो दोस्तों हैं 18 ग्रुप गैसें हैं एंड दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेज because their operates are completed and noble gas is that gas which are very सीधी gas। हाँ, वो बहुत सीधी सादी होती है, वो किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो किसी से कंपाउंड नहीं बनाती है, उनका कटिंग होती है, ऑप्टिक कंप्लीट रहता है, कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। सो दीज आर वेरी नॉन रिएक्टिव, ये कंप्लीट फील्डली, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जो बैलेंस सेल है तो वो कंप्लीटली फिल रहता है। बात समझ रहे हैं? तो दैट्स व्हाई द नोबल गैस आर नॉन, बात समझ रहे हो? वी कैन सी इट फ्रॉम 3.3 that the sodium atom has one electron on its outermost shell, it will be loosen। हाँ, यही क्या करेगा, इसको रिएक्टिव बना देता है। यहाँ पर आप देखो कि जो जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 है एंड एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से ये एक जो इलेक्ट्रॉन है 2 8, पहला पहला सबसे में 2 जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो? एल के एल एम एन के में कितना जाएगा, 2 जाएगा, फिर एल में कितना जाएगा, 8 जाएगा, 2 8 10 हो गया एंड व्हाट विल हैपन, 2 8 10 हो गया, वी आर एडिंग ना, 2 and 8 is equal to 10, so one electron will be remaining and it will circulate the whole system। so what will happen, this will react, this will form a reactive, क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है,
2 8 1, so two electrons are in the S या फिर A subshell, and 8 are in the L and 1 is M. So this will react with form a different type of reaction. So we are going to discuss with different types of metals, some of the elements and their distribution of electrons according to the subshell भी है. तो एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस का भी है, मेटल्स का भी है, नॉन मेटल्स का भी है, बहुत ही अच्छे से देखो. नोबल गैसेस में पहली हीलियम, नियोन, आर्गन. इनको अगर देखते हैं, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, हाइड्रोजन पहला है, एक है उसके बाद. फिर लास्ट चले जाएंगे. अब देखो पहले में जो अल्कली मेटल्स, जो आर्सेनेट मेटल्स, वहां पर गैसेस है, पहली हाइड्रोजन गैस. फिर 2 एटॉमिक नंबर किसका आता है, दोस्त, हीलियम का. तो हीलियम के पास यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं KLMN, इन 4 सब सेल्स में करा रहे हैं. तो उसके पास 2 है, और 2 वाली जो है के में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इट विल बी फुलफिल. हीलियम क्या है, ये फुलफिल होती है. अब यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कभी भी किससे रिएक्ट नहीं कराती है. आप समझिए इस बात. नेक्स्ट अगर बात करेंगे नियोन, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे नियोन. नियोन की जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 10. ठीक है, अगर हम बात करें नियोन की तो एटॉमिक नंबर 10 है. एंड वी आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, फिर से हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें. ए में कितना जाएगा, 2 जाएगा. एंड एल में कितना जाएगा दोस्तों, 8 जाएगा. समझ पा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस इट विल बी हैपन दैट वहां पर दोस्तों एल जो है, एल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहते हैं, 2 8 इस तरीके से जाता है. तो 8 इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट. इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो इट विल नॉट बी रिएक्टिव विद द अदर. तो कंपाउंड बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल तो है ही नहीं. देन आर्गन के लिए आइए. आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 80. तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 8, दोनों सबसेल फिल हो गई, ए भी हो गई, एल भी हो गई. एंड नाउ क्या बचेगा, एम बचेगा. व्हाट वुड हैपन, 8 8 इज द एम, 8 फॉर एम. 2 8 8 इस हिसाब से चलता है. तो वहां पर आप देखो इन द फर्स्ट ए ग्रुप, इसको हम नोबल ग्रुप मान सकते हैं. ऊपर का पहला आप क्लासिफिकेशन है यहाँ इस लाइन तक, ये जो है ये नोबल गैस को दर्शाता है. एंड यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है, बिकॉज दे आर सीरीज. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नाउ, सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर रीडिस्ट जाएगा 2 8 1. क्लियर है. नाउ मैग्नीशियम के लिए अगर देखें तो वहां पर 12 है इसका. ठीक है, तो 12 के लिए यहाँ पर 2 बन जाएगा, और बाकी बातें वैसी ही रहेंगी. एल्यूमिनियम के लिए 13 है, यहाँ पर 3 बन जाएगा, बाकी बातें वैसी ही रहेंगी, 2 8 वैसी. नेक्स्ट अगर हम पोटेशियम को देखें तो इसके दोनों, मतलब एल और एम में 2 8 8 होंगे, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन 8 8 स्ट्रक्चर्स होंगे. ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे के की, तो 2 उसमें हो गए, 8 8 16, 2 18 है. अब बचा कितना, बचा कितना, 2. देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो 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 पोटेशियम है, वहां पर 8 8 16 2 18 है कितना, 19. तो एक जो इलेक्ट्रॉन बच गया कि ये चला जाएगा एन में, ये दोस्तों चला जाएगा एन में. बात क्लियर है. कैल्शियम के लिए देखेंगे तो 20 है, कैल्शियम का 20 है, तो 2 8 8 18. और फिर यहाँ पर एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि ये कैल्शियम का जो होता है वो 20 होता है. क्या होता है, 20. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस. ठीक है, तो वहां पर गैसेस होंगी. अगर नाइट्रोजन के लिए देखें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है. तो इसका क्लासिफिकेशन एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होगा. ए और
ए और एल के लिए। अब 5 तो अनस्टेबल है, तो इट विल वांट्स टू बी स्टेबल, तो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड विद द अदर गैसेस, अदर कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए ऐसे ही, ऑक्सीजन सिमिलरली हम देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वहां पर ये ग्रुप एल में चला जाएगा, सॉरी के में चला जाएगा, और 6 चला जाएगा एल में। नाउ फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, इस तरीके से वहां पर क्या हो रहा है, फ्लोरीन का 9 है, तो यहाँ पर 2 और 7, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जरूरत है इसको, तो इसके लिए ये कोऑर्डिनेट करेगा दूसरे कंपाउंड एलिमेंट्स। नाउ फॉस्फोरस देखें, फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ये व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, और इट इज वेरी वेगोरसली हाईली रिएक्टिव इन ऑक्सीजन। तो वहां पर 2, 8 और 5 यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट इसका कम है, तो व्हाट वुड हैपन, विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, विल फॉर्म अ कंपाउंड। क्लियर है दोस्तों। नाउ क्लोरीन, क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस है, ओके, क्लोरीन गैस इज डिसइंफेक्टेंट एजेंट, ये कीटाणुनाशक होती है, कभी भी पानी के अंदर जब कीटाणु हो जाते हैं, देन व्हाट वुड हैपन, वी विल यूज दिस एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है, कीटाणु को मारने में हेल्प करती है, हाँ, जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है, सेडिमेंटेशन में इसका यूज, टैंक्स में इसका यूज करते हैं, जहाँ पर पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, वहां पर इसका यूज करते हैं। तो 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एंड व्हाट वुड से कि 2, 8 दोनों ऑक्टेट कंप्लीट, एंड नाउ बचेगा कितना, 17 है, 10 हो गया, 7 बचेगा, 7 जो हो जाएगा ये आपका एम सब में चला जाएगा। तो ये भी एक तरीके का अनस्टेबल स्टेट है, तो ये स्टेबिलिटी पाने के लिए ये भी रिएक्ट करेगा, इस वजह से कभी सोडियम के साथ साल्ट बना लेगा, कभी किसी और के साथ साल्ट बना लेगा, AgCl2 बना लेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आया। अब वाउ प्रिंसिपल वगैरह सारी चीजें वो यहाँ पर अभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है दोस्तों। अभी दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और अपना एक सोडियम क्या बना लेगा, अपना एक मेटल, अपना एक स्टेबल बना लेगा। यहाँ पर उसको एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो कितना चाहिए देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, समझ रहे हो, तो के में चले गए, 8 एल में चले गए, अब बचा क्या, एम में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन बचा है, व्हाट वुड हैपन, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देता है तब ये फायदे में है। क्यों, क्योंकि ये स्टेबिलिटी पा जाएगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, सो इट विल गो टू द क्लोरीन, go to the chlorine and it will form a NaCl compound which is common salt। क्लोरीन को ये अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा, समझ रहे हो, यहाँ पर इन्होंने इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से दर्शाया है जो क्लोरीन के पास, तो इट विल फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड, दैट इज, हम कॉमन साल्ट इसको NaCl भी कह सकते हो। बात समझ रहे हैं, क्लियरली है, जिसे समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप एक लाइक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, बिना शेयर करके नहीं जाएंगे। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस have opposite charge and thus they can also conduct electricity। आप बहुत अच्छे से समझिए कि पानी जो है वो गोल्डन स्टेट में, ठीक है, सॉल्ट जो होते हैं जैसे NaCl है वो हार्ड होता है अगर वो सॉलिड स्टेट में है, और अगर मॉल्टन स्टेट में है तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा, कंडक्ट कराएगा, when they it will be in molten state। So it is a one more important point for you, one more important point। आप देखते हो क्या कि जो साल्ट होते हैं वो कंडक्शन बनाते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, कंडक्शन क्रिएट कराते हैं। ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स विल फॉर्म अ मैग्नीशियम क्लोराइड इन द अदर, बातें समझ रहे हैं।
क्लियर है? क्लियर है दोस्त? क्लियर है दोस्त? अब हम चलते हैं कुछ और चीज। जैसे यहाँ पर इन्होंने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो किसको दे देगा? क्लोराइन को दे देगा, क्लोरीन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, एक क्लोरीन को दे देगा यहाँ पर, एक क्लोरीन को यहाँ पर। तो ये जो है, ये जो दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। बात समझ रहे हो? और इसके पास मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पर क्या आ जाएगा? एक 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो आपके ना। ये क्लियर होगा? ये क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है। ऑल द मेटल, या हम कहें कंपाउंड्स फॉर्मेड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, they will form a ionic compound और इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की वजह से, इलेक्ट्रोवैलेंसी की वजह से वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो वहां पे आप क्या समझो, ये सारी चीजें स्टेबिलिटी पाने के लिए। और यहाँ पर दो तरीके के आयंस, एक कहा जाएगा एनाइन, दैट इज पॉजिटिव आयन, एंड एनाइन। क्लियर है? अब यहाँ से आप इसको बहुत easy से पढ़िए, इस पर जो क्वेश्चन है उनको करिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर में। दोस्तों तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अगर ये चैनल पसंद आता है, चैनल की जो चीजें हैं आपको बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आपको समझ भी आ रहा है तो आप बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा ये डेडिकेटेड कंटेंट बेस्ड एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहे एनसीईआरटी के लिए हिंदी मीडियम के दोस्त पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, तो वहां पर सभी दोस्तों को ये कोशिश करनी है, सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम यहाँ पर आपके लिए तत्परता से लगे हुए हैं, एक संकल्प तरीके से लगे हुए हैं और आगे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप साथ साथ आगे जाएंगे। टिल देन टेक केयर। नए लेक्चर में जय हिंद, कॉल वंदे मातरम साथियों। बाय बाय।